चाचा चौधरी अमेरिका में। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, लो भाई साहबू, अमेरिका के राजदूत चले आ रहे हैं। लगता है वह भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ जो भी आता है समस्या लेकर ही आता है। चाचा जी, हम कोई उलझन लेकर नहीं आया, एक खुशखबरी लेकर आया है। कई सालों से आपने जो जनता की सेवा की है उससे खुश होकर अमेरिकी सरकार ने आपको अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेजा है। आप चलिए और कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहिए। लेकिन जनाब, मेरे साथ एक मुसीबत है। वह क्या? मेरे साथ मेरा साबू भी चलेगा। क्या आपके पास ऐसा कोई हवाई जहाज है जिसमें वह बैठकर जा सके? अरे साबू अगर हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता तो उसकी छत पर बैठ जाएगा। हमारे जंबो जेट के इंजन इतने पावरफुल हैं कि उसे उठाकर ले जाए। तो फिर एक मिनट ठहरिए, मैं अंदर से अपनी बीवी की इजाजत लेकर आता हूँ। घर के अंदर, अरे भगवान, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। एक शर्त पर जा सकते हो कि वहाँ से कोई मैम लेकर नहीं आओगे। अरे मैं एक ही बीवी से इतना परेशान हूँ, दूसरी लाकर क्या मैंने मुसीबत खड़ी करनी है? और चाचा चौधरी और साबू अमेरिका के सफर को रवाना हो गए। वाह, क्या मजेदार सफर है। जहाज के अंदर, चाचा जी, आपने पानी मांगा था। हाँ हाँ, लाओ, बड़ी प्यास लगी है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति अपनी सीट से उठता है और, खबरदार, अपनी जगह से कोई भी हिले डुले नहीं, मैं जहाज हाईजैक कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अमेरिका में मेरा बच्चा बीमार है, मैं यदि वहाँ ना पहुँची तो वो मर जाएगा। खामोश। चाचा चौधरी बिजली की तरह उठता है और, ओह, पानी! भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार। हाय, मैं मरा, मेरी खोपड़ी! इसे उठाकर रस्सी से बांध दो, हवाई अड्डे पर पुलिस के हवाले कर देंगे। चौधरी, आप कितना बहादुर हैं। चाचा जी, क्या हुआ? अंदर बड़े पटाखे छूट रहे हैं। कुछ नहीं साबू, एक सज्जन को खोपड़ी में खुजली हो रही थी, भीमसेनी लठ से मैंने मिटा दी। चाचा चौधरी। कुछ देर बाद, लगता है न्यूयॉर्क आने वाला है। जहाज के अंदर, हेलो हेलो, जहाज जल्दी ही हवाई अड्डे पर उतर रहा है। हवाई अड्डे पर उतरकर हाईजैकर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। चलो। राजदूत साहब, ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आपका हुलिया देखकर। अगर आप कपड़े बदल ले तो बेहतर होगा। मैं कपड़े एक शर्त पर बदलूंगा, मैं अपनी पगड़ी और भीमसेनी लठ यही रखूंगा, ठीक है? और चाचा चौधरी ने एयरपोर्ट पर ही अपने कपड़े बदल लिए। वाह, आप एकदम फिल्मी हीरो लगता है। अमेरिका की सारी लेडीज कहीं आप पर फिदा ना हो जाएं। धीरे बोलो, यदि चाची को पता लग गया तो चाचा घर में नहीं घुस सकेगा। चाचा जी, होटल जाने के लिए कार हाजिर है। लेकिन मेरा साबू तो इसमें नहीं बैठ सकता। उसके लिए ये बड़ी वैन लाए हैं, साबू इसमें आराम से बैठ जाएगा। चल भाई साबू, तू इस कनस्तर में बैठ जा। अरे राजदूत साहब, कार धीरे चलाइए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। चाचा जी, यह अमेरिका है, हाईवे पे अगर 100 मील की रफ्तार से धीरे चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। चाचा चौधरी की कार रुक जाती है। सड़क ब्लॉक कर दी गई है। हमको खबर मिली है कि हिंदुस्तान का एक महाराजा अपने खजाने के साथ इस खार में सफर कर रहा है। खजाना हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। अरे भाई,
परेशान क्यों करते हो? तुम्हें मेरा खजाना चाहिए ना, वह पीछे वैन में रखा है। वाह, इतनी बड़ी वैन, जरूर खजाना भी बड़ा होगा। जल्दी से सांकल खोलो और निकालो हीरे जवाहरात। खुल गई। अबे बच गए। वैन के अंदर से साबू निकलता है। जय बजरंग बली। ओ माय गॉड, भागो। हा हा हा, बुजदिल भाग गए। और चाचा चौधरी व साबू राजदूत के साथ फिर से चल पड़े। न्यूयॉर्क में। चाचा जी, यह रहा आपका होटल जहां आपको ठहरना है। आपका कमरा 65वीं मंजिल पर है। बाप रे, उस मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो मेरा दम निकल जाएगा। घबराइए नहीं, वहां तक जाने के लिए लिफ्ट लगी है। ठीक है, मैं उस लिफ्ट से चला जाता हूं। अरे उससे नहीं, हम एक्सप्रेस से जाएंगे। एक्सप्रेस? हाँ, 60 मंजिल से ऊपर जाने के लिए एक्सप्रेस लिफ्ट है जो बीच की मंजिलों को छोड़ते हुए निकल जाती है। कमाल है, लिफ्ट ना हुई, फ्रंटियर मेल हो गई जो रास्ते के स्टेशन छोड़ती हुई चली जाती है। तभी लिफ्ट वहां आकर रुकती है। आइए, लिफ्ट आ गई। ऊपर पहुंचकर ये रहा आपका कमरा। लेकिन साबू कहाँ है? उसे होटल के पीछे बगीचे में बिठा दिया गया है। चाचा जी, मैं यहाँ खुली हवा में ठीक हूँ। तभी ओह, क्या हुआ? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। हम अभी डॉक्टर को बुलाता है। हेलो डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, जल्दी चले आओ। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा, कहाँ है मरीज? इधर आइए। एक मिनट डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? वेल मैन, हम हॉस्पिटल से आया है। अस्पताल से? तब तो आपके कपड़ों पर बेशुमार बीमारियों के कीटाणु लगे होंगे। आपसे वह कीटाणु अगर मुझे लग गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा। आप तो बीमारियां लेकर आए हैं। आप ठीक बोलता है। कीटाणुओं को नष्ट करने का एक तरीका है पाश्चराइजेशन। किसी भी चीज को जब खूब ठंडा किया जाए तो उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं। आपके कीटाणु मारने के लिए आपको इस फ्रिज में बैठना होगा। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा फ्रिज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, लो अब फ्रिज बंद कर दो। रेफ्रिजरेटर को मैंने डीप फ्रिज पर चला दिया है। 5 मिनट में ही उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे। वाह! 2 घंटे हो गए पर घड़ी की सुई नहीं बढ़ी। क्या बात है, 5 मिनट नहीं हुए, मेरे दांत का दर्द और बढ़ गया है। शायद हमारा घड़ी चलते चलते रुक गया है। बाप रे, तब तो पता नहीं अंदर उस डॉक्टर का क्या हाल हुआ होगा। फ्रिज खोलने पर आए, अब तो ये बर्फ पिघलने पर ही डॉक्टर मेरे दांत का दर्द ठीक कर सकता है। कुछ देर बाद, वेल मैन, तुम्हारा ये दांत निकाला जाएगा। निकाल दो। जमोरे से हमने दांत को पकड़ लिया है, लेकिन पूरा दाम लगाने पर भी यह उखड़ नहीं रहा। जरा हमारा मदद करो। अभी लो, जोर लगाओ। हाय शाह! और दांत उखड़ जाता है, निकल आया। चलो, हमारा मेहनत सफल हुआ। खाक सफल हुआ। जो दांत निकालना था वह ज्यों का त्यों अपनी जगह पर बरकरार है। तुमने उसके साथ वाला दांत निकाला है। ओह, हमारा सारा मेहनत बेकार गया। ऐसा आज तक नहीं हुआ। घबराओ मत चौधरी, हम एक बार फिर कोशिश करता है। खींचो, जोर लगाओ। हाय शाह! और दांत निकल आता है। निकल आया। दोनों हवा में उड़ते हुए होटल की खिड़की से बाहर निकलकर एक भूसे से भरे ट्रक में जा गिरते हैं। मारे गए। चलो, दांत निकल ही गया, पर पता नहीं डॉक्टर फीस लिए बिना ही क्यों चला गया। थोड़ी देर बाद
चाचा जी, आपको न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने बुलाया है। क्यों भाई, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि आपको इज्जत देने के लिए बुलाया है। वह जानना चाहते हैं कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे आपने इंडिया के सारे चोर डाकुओं को मात दे दी है। अच्छी बात है, चलो भाई। और चाचा चौधरी कार में बैठकर चल दिए। पीछे पीछे साबू भी चला। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के पास कार रुकी तो कुछ हथियारबंद लोगों ने चाचा चौधरी को घेर लिया और चाचा चौधरी एक्शन में आ गए। ओह हाय, बचाओ! चाचा जी, कहो तो इन्हें मसल दूं। पुलिस कमिश्नर बाहर आता है। रुको चौधरी, ये आप क्या करता है? यह आप पर हमला करने नहीं आया था। यह सब हमारे खुफिया विभाग का एजेंट है। आपकी सुरक्षा के लिए भेजा था। यहाँ बदमाश बहुत घूमता है। कोई आपको अगवा करके ले गया तो हमसे जवाब तलब होगा। ओह, ये बात है। माफ करना भाई, गलती हो गई। एक फायदा भी हुआ। मेरा एक दांत खराब था। अमेरिका के सारे डॉक्टर को दिखाया, पर इस कमबख्त को कोई नहीं निकाल सका। आपका एक हाथ पड़ते ही है बाहर आ गया। निकालो मेरी फीस। आपका तारीफ ही सुना था, आज खुद देख लिया। आइए अंदर चलें। चाचा चौधरी पुलिस कमिश्नर से गपशप मार रहे हैं। चाचा जी, अमेरिका में डकैती, अगवा, मारधाड़ और हिंसा की वारदातें बढ़ती जा रहा है। दिन दहाड़े हत्यारा गोली चलाकर भाग जाता है। शरीफ लोग मुसीबत में है। आप अपने देश में समाज विरोधी तत्वों से कैसे निपटता है? मैं सारी समस्याएं मनोविज्ञान और दूरदर्शिता से हल करता हूँ। चोर चक्कों में मनोबल नहीं होता, इसलिए वह जल्दी घबरा जाते हैं। बस आप यही उन्हें परास्त कर सकते हैं। जहां ताकत की जरूरत हो वहां साबू काम आता है। चौधरी, यह साबू आपको कहां से मिल गया? हमने तो आज तक इतना बड़ा आदमी नहीं देखा। साबू पृथ्वी का वासी नहीं, जुपिटर ग्रह से आया है। बस इसने एक बार चाची के हाथ के पराठे क्या खाए, यहीं का होकर रह गया। अब यह हमेशा हमारे यहाँ ही रहता है, मेरे साथ। थोड़ी देर बाद चाचा चौधरी विदा लेते हैं। चल भाई साबू, चलें। बाय बाय। तभी चाचा साहब, जरा रुको। हम हॉलीवुड का फिल्म प्रोड्यूसर जॉन सिम्पसन है। यह हमारा मूवी हेलन ऑफ ट्रॉय का हीरोइन मिस लिली है। हम एक रोल करने का $1,00,000 देता है। मिस्टर जॉन, अगर तुम $1,00,000 ना भी दो तो भी हम लिली के साथ काम करने को तैयार हैं। चाचा चौधरी। नो चाचा साहब, आप गलत समझा। आपका नहीं, हमें साबू का जरूरत है। वाह, क्या फिगर है भाई साबू। अमेरिका में तो तुम्हारी कदर हमारे से भी ज्यादा हो गई है। चाचा चौधरी और साबू शूटिंग के लिए चल दिए। चाचा साहब, आप हमारे साथ फिल्म का शूटिंग देखने चल सकता है। शूटिंग शुरू होती है। ये रोमन सोल्जर हेलन ऑफ ट्रॉय को उठाने आएगा। साबू, तुमको इसकी रक्षा करना है। बोलो, तैयार है? बेफिक्र रहो डायरेक्टर साहब। 1 2 3 एक्शन। बचाओ बचाओ। जय बजरंग बली। ओह, ये घुसा है ये लोहे का हथौड़ा। ये तो रियल फाइट कर रहा है। हाय मेरी ठांग। साबू उन सब को मुट्ठी में जकड़ लेता है। बचाओ बचाओ बचाओ। चौधरी, आप न साबू ले जाओ। ये तो रियल फाइट पर उतर आया है। मेरे 300 एक्स्ट्राओं की हड्डियां तोड़ डाली। डायरेक्टर साहब, साबू असली घी खाता है और असली फाइट करता है। अमेरिका में रहते हुए जब चाचा चौधरी को काफी दिन हो गए तो एक दिन उन्होंने अमेरिकी राजदूत को बुलाया। हमें अपने वतन की बहुत याद आ रही है। अब हम घर लौटना चाहते हैं। हम अभी एरोप्लेन का इंतजाम करता है। ना, आती बार हम हवाई जहाज पर आए थे। अब कुछ समुद्र के नज़ारे भी देख लें। आप समुद्र यात्रा का प्रबंध करें। अच्छी बात है।
आज तैयारी करो। चाचा चौधरी व साबू बंदरगाह की ओर रवाना हुए और उन्हें लेकर जहाज हिंदुस्तान को रवाना हो गया। साबू, होशियार रहना, ऐसा ना हो कि झटका लगे और तू समुद्र में पड़ा हो। फिक्र ना करो चाचा जी, मुझे तैरना आता है। उसी समय ओह, ये जहाज क्यों डगमगा रहा है? कप्तान साहब, जहाज झटके क्यों खा रहा है? पता नहीं, जहाज मेरे काबू से बाहर होता जा रहा है। वह देखो, एक बहुत बड़ी व्हेल जहाज को टकरे मार रही है। व्हेल मछली मारे गए। ये तो टकरे मार मार कर जहाज को उलट देगी। अब हम सब मारे जाएंगे। घबराओ मत कप्तान, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो व्हेल से टकरा सकता है। साबू चलो। और साबू समुद्र में कूद पड़ा। साबू और व्हेल। इसका सिर पानी से ऊपर है, इसे अभी दबोच लेना चाहिए। साबू एकदम व्हेल का मुंह पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर चीरता है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। व्हेल घायल हो जाती है। चाचा जी, वह भाग रही है, क्या पीछा करूं? नहीं साबू, उसे जाने दो, तुम लौट आओ, खतरा टल गया है। साबू जहाज पर वापस आ जाता है। शाबाश साबू। लो चौधरी, आपका हिंदुस्तान आ गया, बोरिया बिस्तरा बांधो। चाचा चौधरी के घर पर। लो चाची, तुम याद कर रही थी, चाचा जी आ गए। ये कैसा हुलिया बना रखा है इन्होंने? चाची, अमेरिका है ही ऐसा देश जो वहां जाता है जोकर बनकर ही लौटता है। लो भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने कपड़े लाया हूं। ये रही मैक्सी, ये बेल बॉटम शर्ट और स्कर्ट, यह है फुल पैंट और ये। जरा इसे पहनकर तो दिखाओ। हाय राम, मुझे तो शर्म आती है। शर्म? अरे जब मैं साहब बन गया तो तुम भी जल्दी से मीम बन जाओ। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ फिर। लो, मैंने बदल लिए। अरे जरा बाहर आकर तो दिखाओ। लो, कैसी लगती हो? वाह, तुम तो फिल्म एक्ट्रेस लगती हो, लेकिन कमीज के बटन कहाँ गए? धत तेरे की, तुमने तो उल्टी कमीज पहन ली। मुझे क्या पता, मैंने समझा ब्लाउज के बटन पीछे होते हैं तो इसके भी पीछे जाएंगे। मैं बदल कर आती हूँ। अरे दीपू, अमेरिकनों ने ये रिकॉर्ड प्लेयर उपहार में दिया है, आओ जरा संगीत सुने। रिकॉर्ड प्लेयर में संगीत बजने लगता है। अरे ये कैसा संगीत है दीपू? ये रिकॉर्ड मेरे भेजे में नहीं आ रहा। तुम्हें? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर यह कोई ऊंचा संगीत है। मेरे ख्याल से यह अमेरिकन सिम्फनी या पॉप म्यूजिक है। मुझे तो ये दादरा या ठुमरी लगता है। तभी चाची कुछ लोगों को लिए वहां आती है। परेशान मत होइए, मैं इन संगीतकारों को लेकर आई हूँ। ये बताएंगे कि ये कौन सा गीत बज रहा है। वाह वाह, क्या राग मल्हार गाया है। कमबख्त, इतना भी नहीं पता, ये राग मल्हार नहीं, राग भैरवी है। तुम क्या मुझे अनाड़ी समझते हो? जानते हो, मैंने संगीताचार्य की पदवी हासिल करी है। ये राग मल्हार ही है। मैं कोई सड़क छाप गवैया नहीं, सारे संगीतकार मुझे गुरु मानते हैं। ये राग भैरवी ही है। हेलो अमेरिकन दूतावास, यहाँ तो तुम्हारे रिकॉर्ड पर अच्छा खासा हंगामा हो गया है। कृपया किसी को भेजिए जो ये बताए कि ये रिकॉर्ड आखिर है क्या भला। अमेरिकन दूतावास से आदमी आता है। हा हा हा, ये कोई संगीत नहीं, घोड़ा हिनहिना रहा है? लेकिन रिकॉर्ड में घोड़े की हिनहिनाहट क्यों भरी गई? फिल्म के लिए। जब किसी घोड़े को फिल्म में दिखाना होता है और वह हिनहिनाने के मूड में नहीं होता है
तो उसे सामने खड़ा करके पर्दे के पीछे से यह रिकॉर्ड चला देते हैं और शूटिंग हो जाती है। चाचा चौधरी और उड़न तश्तरी। शहर के बाहर एक अजीब उड़न तश्तरी को खड़े पाया तो लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। अंदर घुसकर इसे देखना चाहिए। उड़न तश्तरी के अंदर। अरे यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, आगे बढ़कर जरा देखना चाहिए। और वह जो ही आगे बढ़ा कि एक सुपर बीम निकली और ओह, मैं मरा। कई लोग मारे गए, बाकी जो बचे थे वह बाहर को भाग निकले। भागो! उड़न तश्तरी से भागे हुए एक आदमी को रास्ते में एक पुलिस वाला दिखाई देता है। पुलिस को खबर करनी चाहिए, जरा ठहरो। हैं, क्या बात है, तुम घबराए हुए क्यों हो? उस उड़न तश्तरी के अंदर एक अजीब व्यक्ति बैठा है, उसने कई लोगों को मार दिया है। ऐसी बात है, मैं अभी उसे गोली मारकर खत्म कर देता हूँ। वो सिपाही उड़न तश्तरी के अंदर जाता है। अरे यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, जरा आगे बढ़कर देखना चाहिए। और वह सिपाही भी आगे बढ़ते ही सुपर बीम का शिकार हो गया। ओह, बचाओ! वही आदमी भागता भागता चाचा चौधरी के पास आया। चाचा चौधरी, बचाओ, कई लोग मारे गए, अब और नहीं मरने चाहिए। उस उड़न तश्तरी में एक अजीब व्यक्ति बैठा है जो कई लोगों को मार चुका है। फिक्र मत करो। चाचा चौधरी उड़न तश्तरी की तरफ जाता है। हर आदमी की कोई न कोई कमजोरी होती है, इसमें बैठे व्यक्ति की भी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। चाचा चौधरी उड़न तश्तरी के अंदर। ओह, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी एक आवाज चाचा चौधरी के कानों से टकराती है। मेरी उड़न तश्तरी में क्यों आए हो? यहाँ जो भी आता है मैं उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देता, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। अगर मरना ही है तो मरने से पहले तुम्हारी शक्ल तो देख लूं। चाचा चौधरी माचिस जलाता है। ओहो, ये क्या किया? रोशनी से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से तुमने अंधेरा किया हुआ है। यही है तुम्हारी कमजोरी। अब अपनी पगड़ी को आग लगाकर और ज्यादा रोशनी करता हूँ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलकर उसमें आग लगा देते हैं। सारी उड़न तश्तरी में उजाला फैल जाता है। ओह, बंद करो ये रोशनी, वरना मैं मर जाऊंगा। एक शर्त पर यह आग बुझा सकता हूँ कि तुम मेरे सारे मरे हुए आदमी जिंदा कर दो और यहाँ से चले जाओ। मंजूर है। एक उल्टी सुपर बीम और जितने आदमी मरे पड़े थे वो सभी फिर से जिंदा हो होकर खड़े होने लगे। वाह, कमाल है। और वह उड़न तश्तरी अंतरिक्ष की ओर चली गई। बाय बाय। टाटा। चाचा चौधरी और हिप हिप हिप्पी। एक उच्च कस्टम अधिकारी जीप पर। क्यों भाई, चाचा चौधरी यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ। घर के अंदर। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विदेशों से अनेक हिप्पी युवक हमारे देश में आते हैं। इनमें स्वीडन का एक हिप्पी माइकल हमारे देश में कई चीजें स्मगल करता है, पर वह हमारे हाथ नहीं लगती। माइकल के सामान की तलाशी क्यों नहीं लेते? हमने कई बार उसकी तलाशी ली है। यही नहीं, अनेक बार उसके सारे कपड़े उतार कर देख चुके हैं, फिर भी वह मुस्कुराता हुआ हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। मामला सचमुच बड़ा पेचीदा है। मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। लाना भागवान,
मेरा भीमसेनी लठ। चाचा चौधरी लठ लेकर अधिकारी के साथ चल देते हैं। चलिए देखता हूं कैसे माइकल कस्टम अधिकारियों की आंख से बचकर निकलता है। चाचा चौधरी हवाई अड्डे पर। यह रहा माइकल, इसे ले जाकर इसकी तलाशी लो। चलो माइकल, उस कमरे में तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। आप पहले भी कई बार मेरी तलाशी ले चुके हैं। तुम्हारे बैग में तो कोई अवैध सामान नहीं मिला। चलो अब अपने कपड़े उतारो। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? लो देख लो, कपड़े भी उतार दिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई अवैध सामान नहीं है। चाचा जी, हमने इसकी अच्छी तरह से तलाशी ली, इसके पास कोई स्मगल की चीज नहीं निकली। माइकल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। माइकल रुको, मुझे एक चीज और देखनी है। आप क्या रह गया है? सारे कपड़े उतार कर तो देख लिए। बस मुझे एक ही चीज देखनी है, तुम्हारे खूबसूरत घुंघराले बाल। चाचा चौधरी बालों में से स्मगलिंग का सामान निकालने लगते हैं। लीजिए, ये रहा स्मगल का माल। इसके घने बालों में कई सोने के बिस्किट व बेशुमार घड़ियां छुपी हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखते ही देखते सोने के बिस्कुटों और घड़ियों का ढेर लग गया। चाचा जी, अगर आप ना आते तो माइकल हमें आज भी चकमा दे जाता। चाचा चौधरी और पगड़ी का कमाल। चाचा चौधरी ने अपने व्यस्त जीवन से कुछ दिनों की छुट्टियां ली और वो अंडमान निकोबार द्वीपों में निकल गए। अरे वाह, मुझे तो यहाँ का नारियल पानी बड़ा अच्छा लगा। अरे चाचा जी, नारियल का पानी और गिरी काफी खाली। कुछ नहाने धोने की भी फिक्र है। घर में तो चाची बिना नहाए कुछ खाने पीने को नहीं देती, याद है ना? अरे दीपू, नहाने की क्या फिक्र करता है? इस द्वीप का यही तो फायदा है, इधर मुंह करके निकल जाओ, समुद्र आ जाता है। लो, ये रहा हिंद महासागर, जितना जी चाहे डुबकियां मारो। वाह! दीपू फौरन कपड़े उतारकर समुद्र में कूद गया। चाचा जी, आ जाओ। तुम नहाओ, तब तक मैं जरा अखबार देख लूं। दीपू तैरते तैरते गहरे समुद्र में पहुंच गया। तभी अचानक एक भीमकाय समुद्री अष्टपद निकला। उसने दीपू को जकड़ लिया। बचाओ चाचा जी, बचाओ! चाचा ने दीपू को खतरे में देखा तो फौरन मदद को दौड़ा। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो, उस अष्टपद से आज तक कोई नहीं बच सका। खतरों से खेलना ही मेरा जीवन बन गया है। चाचा चौधरी समुद्र में कूद पड़ा। लगता है अष्टपद दीपू को लेकर समुद्र के नीचे डुबकी मार गया है। मुझे भी पानी के नीचे जाना चाहिए। समुद्र के नीचे वो रहा अष्टपद। अरे ये क्या, मेरी तो पगड़ी ही खुल गई। पानी के अंदर चाचा चौधरी की पगड़ी खुल जाती है और उसका एक सिरा अष्टपद की एक टांग से अचानक उलझ जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में पगड़ी अष्टपद के चारों तरफ लिपटती जाती है और वो घबराकर दीपू को छोड़ देता है। ये अच्छा हुआ कि अष्टपद मेरी पगड़ी में उलझ गया। ये लो, जिसे तुम खतरनाक अष्टपद कहते थे, मैं उसे पालतू बकरी की तरह बांध लाया हूँ। बहुत खूब चाचा चौधरी, तुम तो कमाल दिखाते ही थे। आज तुम्हारी पगड़ी ने भी कमाल दिखा दिया। ये है कितनी लंबी? अजी, किसी जमाने में मैं पूरे 50 गज की पगड़ी बांधता था, परंतु आजकल महंगाई के कारण ये सिर्फ 20 गज ही रह गई। चाचा चौधरी और फिल्मी शूटिंग। चाचा चौधरी को एक बार फिल्म कंपनी वाले बम्बई ले गए। डायरेक्टर चौधरी, तुम मारधाड़ करने में बड़े निपुण हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी फिल्म धूम धड़ाका में रोल दिया है। ये एक्टर बदमाशों का पार्ट अदा कर रहे हैं,
सीन में ये फिल्म की हीरोइन को उठाकर ले जाना चाहेंगे। तुम्हारा काम है हीरोइन को इन बदमाशों के चंगुल से बचाओ। अच्छा, अब जरा रिहर्सल हो जाए। बचाओ बचाओ। मैं मरा। हाय, मार दिया। बचाओ, ये तो सचमुच मार रहा है। कट। अरे चौधरी, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, ना कि सचमुच की मारधाड़। अरे डॉक्टर साहब, मैं ठहरा देहाती, मैं क्या जानू एक्टिंग। इसमें कोई शक नहीं, बड़ी नेचुरल फाइट थी। अच्छा, सब लोग आराम करो, शूटिंग आधे घंटे बाद शुरू होगी। कुछ ही दूरी पर बम्बई के 3 मशहूर दादा ये दृश्य देख रहे होते हैं। इस हीरोइन ने जो हार पहना है वो 1 लाख से कम का नहीं, किसी तरह उसे हथिया ले। हम उस फिल्म में काम करने वालों के कपड़े पहन ले तो सब हमें एक्टर समझकर हीरोइन के पास जाने देंगे। वाह, दादा उन 3 एक्टरों को दबोच लेते हैं। जल्दी कपड़े उतारो। खामोश, आवाज नहीं। आधे घंटे बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है, सब तैयार हो जाओ। स्टार्ट। और वे तीनों दादा एक्टरों के भेष में। ओह, बचाओ, छोड़ो ये हार। हार उतारने के लिए फिल्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। बचाओ। खामोश, जरा भी चूचा की तो गोली मार दूंगा। तभी अपना पार्ट अदा करने चाचा चौधरी बीच में कूद पड़ता है। जय बजरंग बली। हाय आए, हाय। अरे, ये तो सचमुच के डाकू हैं। हाय मेरी खोपड़ी। चौधरी, तुमने आज हमें बचा लिया। मैं अपनी आगे की 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें देता हूँ। चाचा चौधरी और कान ना मरोड़ो। भगवान, मैं थोड़े दिनों के लिए गांव में अपने भाई छज्जू चौधरी से मिलने जा रहा हूँ। हमको किसके आश्रय छोड़कर जा रहे हो? तुमने दुनिया भर के चोर बदमाशों को दुश्मन बना रखा है। तुम्हारे पीछे वो हमारा क्या हाल करेंगे? भगवान, फिक्र ना करो, मेरे 2 शागिर्द तुम्हारे साथ रहेंगे। टेंगू मास्टर यहाँ है, साबू बाहर। दोनों तुम्हारा बाल भी बांका ना होने देंगे। हाँ, जाने से पहले एक हिदायत दे दूं, और जो चाहे करना, लेकिन इस मूर्ति का कान ना मरोड़ना। और चाचा चौधरी अपने भाई से मिलने गांव को रवाना हो गए। पलटू और रुल्दू 2 बदमाश योजना बनाते हैं। पलटू, चाचा चौधरी तो चला गया, चाची अकेली है। उसे लूटने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दरवाजे पर वो लंबू जो बैठा है, उस पर तो गोली भी असर नहीं करती। अरे उसकी फिक्र मत कर, हम उसकी नजर बचाकर पीछे की खिड़की से अंदर कूद जाएंगे। आओ मेरे साथ। पीछे की खिड़की से दोनों अंदर दाखिल होते हैं। तुम कौन हो? साबू, बचाओ। लगता है चाची मुसीबत में है, पर मैं अंदर कैसे जाऊं? ये खिड़की और दरवाजा मेरे लिए छोटे हैं। वह लंबू अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से सारे जेवर उतार दो, नहीं तो मैं गोली चलाता हूँ। रंदो, मैंने सारे जेवर इकट्ठे कर लिए। चलो, अब 9 2 11 हो जाए। तभी उनका ध्यान मूर्ति की ओर गया। रुल्दू, ये हमको पिस्तौल दिखाता है। ये तो बेजान मूर्ति है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है? देखो, मैं इसका कान मरोड़ता हूँ। और कान मरोड़ते ही, ओह, ये क्या? टिंगू मास्टर दौड़कर पिस्तौल उठा लेता है। चाची, तुम अपने जेवर संभालो, मैं इन्हें पुलिस चौकी छोड़कर आता हूँ। चलो। चाचा चौधरी और अपना मकान बनाओ। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, आज आप अकेले कैसे बैठे हैं? ना साबू दिखाई देता है, ना चाची। अरे भाई रुल्दू, ये परमिट कोटे का जमाना है। साबू राशन की लाइन में लगा है और चाची मिट्टी के तेल की। अरे,
चाचा जी, आपने भी परमिट कोटे का क्या याद कराया। मैंने मकान बनाने के लिए ईंटों के परमिट के लिए 6 महीने से दरख्वास्त दे रखी है, पर सुनवाई नहीं हुई। कोई तरकीब बताइए। देखो भाई रुल्दू, अगर तुम्हें जल्दी ईंटें चाहिए तो अपने प्लॉट पर जनता को इकट्ठा करो और किसी बेसुरी धुन में राग अलापना शुरू कर दो। फिर देखो, सिर पर हेलमेट जरूर लगा लेना है। इतना सुनकर वो आदमी वापस बाहर की ओर चल देता है। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। रास्ते में राग अलापने और ईंटों का क्या ताल्लुक? लेकिन जब चाचा चौधरी ने कहा है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो मेल होगा ही। वह किसी को गलत सलाह नहीं देते। अपने प्लॉट पर पहुंचकर चाचा जी ने कहा था हेलमेट जरूर लगा लेना, सो पहले यही लगा लूं। एक फैक्ट्री में छुट्टी हुई। भाइयों, जरा ठहरो, मैं आपको बढ़िया संगीत सुनाऊंगा, ऐसा जैसा तानसेन ने भी ना गाया हो। थोड़ी देर ठहर जाते हैं। कोई बहुत बड़ा गायक लगता है और गाना शुरू होता है। सारे गामा आ पहलवान, ओ सारे गामा। अरे ये कोई गाना है? ये तो हमारे कानों के पर्दे फाड़ रहा है। इससे अच्छा तो गधे रैक लेते हैं। इसने हमारा समय बर्बाद किया, मेरे सिर में दर्द कर दिया। कोई बेवकूफ है, मारो इसे। ईंटें मारो इसे, मारो और मारो ईंटें, ताकि फिर से ये किसी का समय नष्ट ना कर सके। और रुल्दू ईंटों के ढेर के नीचे दब जाता है। बाप रे, इतनी सारी ईंटें। दूसरे दिन चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरे प्लॉट पर तो बिना परमिट के ही सचमुच काफी ईंटें इकट्ठी हो गई हैं। अरे मैंने तो मजाक किया था। लेकिन आपके मजाक से ही मेरे पास इतनी ईंटें आ गई हैं कि 3 मंजिला मकान बन जाए। अच्छा। चाचा चौधरी और अपनी अपनी किस्मत। चाचा जी, ये दुनिया क्या है? अरे साबू, तू भी अजीब सवाल पूछता है। दुनिया एक गोरख धंधा है। जिसने इसे जितना जानने की कोशिश की, इसमें उतना उलझ गया। तू इन दार्शनिक उलझनों में मत फंस, खा पी और मस्त रहे। तभी चाचा जी हमें ठग लिया, धोखा। अरे भाई, क्या हुआ? फुटपाथ पर एक ठग ज्योतिषी बना बैठा है। उसने मुझसे 5 रुपए लिए और कहा, तू लखपति बनने वाला है, जा लॉटरी का टिकट खरीद ले। मैंने 500 टिकट खरीदे, लेकिन इनाम फिर भी नहीं निकला। उसने मुझसे 5 रुपए लिए और कहा कि मैं मुकदमा जीत जाऊंगा, लेकिन मैं मुकदमा हार गया। उसने मुझसे कहा कि तेरी 4 शादियां होंगी। खुशी खुशी जब मैंने ये भविष्यवाणी अपनी बीवी को सुनाई तो उसने मुझे तलाक दे दिया और अब मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं। उस ज्योतिषी का नाम क्या है? पाखंडी दास। उसको तो मैं जानता हूँ। उसने कभी ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ी। वो मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों को ठगता है। मैं उसे अभी देखता हूँ। आओ आओ, 5 रुपए रखो और अपनी किस्मत का हाल जान लो। ये लो। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, कुछ देर में भारी मुसीबत आने वाली है। तभी ओह पेटी, हाय मैं मर गया। ये भविष्यवाणी तुमने मेरे लिए की थी या अपने लिए? अब दबे रहो यहीं। तुम्हारी सारी भविष्यवाणियां झूठ निकली। बचाओ, मैं गलती मानता हूँ। मैं सबके पैसे लौटा दूंगा।
चाचा चौधरी और बृहस्पति ग्रह। कैप केनेडी अंतरिक्षयान केंद्र अमेरिका का एक उच्च अधिकारी चाचा चौधरी से मिलने आया। चाचा जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने अपना एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। जब वह रॉकेट अंतरिक्ष में घूम रहा था तो उसका यकायक पृथ्वी से संबंध टूट गया। उस रॉकेट का आज तक पता नहीं लग सका। हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आ गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कई परीक्षणों के बाद रॉकेट को छोड़ते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा जी, हमें आप जैसी सूझबूझ और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आदमी चाहिए जो अंतरिक्ष से यात्रियों समेत हमारा रॉकेट वापस ला सके। हम आपको मालामाल कर देंगे। मुझे पैसों की नहीं, आपके फंसे हुए यात्रियों की ज्यादा चिंता है। धन्यवाद। कैप केनेडी अंतरिक्षयान केंद्र। अच्छा भाई, अलविदा। इतना कहकर चाचा चौधरी रॉकेट की ओर बढ़ जाते हैं। चाचा चौधरी को लिए हुए पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ता हुआ रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह से आए हुए दो भाई अपने यान में। पृथ्वी से एक और रॉकेट आया है, इसे भी बंदी बना लो। इधर यान के अंदर चाचा चौधरी एकाएक चौंक जाते हैं। ओह, लगता है मेरा रॉकेट किन्हीं अज्ञात किरणों की ताकत से जकड़ा गया है। कुछ देर के बाद, चलो तुम हमारे बंदी हो। ओह, यही है वे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। पृथ्वी का एक और आदमी इधर मौत के मुंह में आ गया है। मैं तुम तीनों को एक साथ मौत के घाट उतार रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, जब मरना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते मरे। इसलिए एक लतीफा सुन लो। एक बार एक आदमी एक डॉक्टर से दवा लेने उसके क्लिनिक गया। डॉक्टर वहां नहीं था। उसने कंपाउंडर से पूछा तो जवाब मिला, डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं, किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लेने गए हैं क्योंकि उसकी फीस कम है। और कुछ ही देर में वो परग्रही हंसते हंसते मर जाता है। लो, वह हंसते हंसते ही मर गया। लगता है ये आदमी हास्य रस से अपरिचित था। ज्यादा हंसने से उसके दिमाग की नस फट गई और वह मर गया। तभी दूसरा भाई आ जाता है। तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले एक लतीफा सुन लो, तुम्हें यह पसंद आएगा। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बोला, मुझे बाजा ला दो। पिता ने कहा, तुम सारा दिन बाजा बजा बजा कर मेरी नींद खराब कर दोगे। बच्चा मासूमियत से बोला, नहीं पापा, जब आप दोपहर को सो जाया करेंगे तभी मैं उसे बजाऊंगा। और दूसरा भाई भी हंसते हंसते ढेर हो गया। लो, हंसते हंसते ये भी चित्त हो गया। यहाँ के सभी लोग तीव्र हंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाचा चौधरी आजाद हो जाते हैं। मैंने तो किसी तरह अपनी रस्सियां खोल ली, तुम्हारी खोलूं अब। और चाचा चौधरी दोनों अमेरिकी यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर चल दिए। हमारा कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरने वाला है। आप तैयार हैं ना? जी हाँ चाचा चौधरी। वाह, बहुत अच्छे। चाचा चौधरी और डॉक्टर राकेल। शहर में एक मशहूर डॉक्टर रहता था जिसका नाम था राकेल। क्यों भाई तुलाराम, अब क्या हाल है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ने बचा लिया, वरना मैं मर ही जाता। अब तुम सचमुच स्वस्थ हो गए हो तुलाराम। जाओ और सारी जिंदगी ऐश करो।
राकेल दिन में डॉक्टर रहता था, पर रात के 12 बजते ही उसके दिमाग में एक हलचल होती और उसके सारे शरीर में एक परिवर्तन आ जाता। हा हा हा, मेरा दवाई पीने का समय हो गया। डॉक्टर राकेल उस दवाई को पी लेता है। दवाई पीते ही उसमें एक परिवर्तन आया, उसका चेहरा बदल गया। खून, खून, मुझे खून चाहिए। सड़क पर जरूर कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। वह राक्षस के रूप में आधी रात को शहर की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। लगता है कोई शिकार इधर आ रहा है। और उसे तुलाराम मिल जाता है। राक्षस! हा हा हा, एक बार मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, अब वही ले रहा हूं। चाचा चौधरी उधर से गुजर रहा होता है। लाश को देखकर रुक जाता है। मर गया बेचारा। हत्यारा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये रहे उसके पैरों के निशान। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी पैर के निशानों का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह रहा वो। देखना चाहिए कि वह कहां जाता है। और फिर वह उस मकान में घुस गया। वह यहीं रहता होगा। मैं अभी जाकर पुलिस लेकर आता हूं। उधर डॉक्टर राकेल अपने कमरे में जाकर फिर से दवाई पीता है और अपने असली रूप में आ जाता है। आज का कत्ल बहुत मजेदार रहा। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यही है उस निर्दोष व्यक्ति का कातिल। गिरफ्तार कर लो इसे। चाचा चौधरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तो शहर के मशहूर डॉक्टर राकेल हैं। मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुमने यूं ही मेरा समय बर्बाद किया। डॉक्टर राकेल, इंस्पेक्टर, ये आदमी सचमुच पागल है। आप जाइए, मैं इंजेक्शन लगाकर अभी इसका दिमाग ठीक कर देता हूं। ठीक है, तुम उधर बैठो, अभी आकर मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं। डॉक्टर को पता चल गया है कि मैं उसका भेद जान गया हूं। अब वह जरूर मुझको जान से मारने की कोशिश करेगा। डॉक्टर चाचा चौधरी को इंजेक्शन लगाता है। तुम थोड़ी देर बाद मर जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि तुम्हारे जाते ही मैंने क्लिनिक की सारी दवाओं की जगह शुद्ध नल का पानी भर दिया। मुझे सिर्फ पानी का ही इंजेक्शन लगा है। यह कैसे हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं मरा। अब मैं चाहूंगा कि लोग यह जान जाएं कि दर्जनों लोगों का कातिल डॉक्टर राकेल ही है। हा 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 हा, चौधरी, तुम्हारी बात का यकीन ही कौन करेगा? तुमने देख ही लिया, पुलिस भी तुम्हारी बात नहीं मानती। सब मुझे डॉक्टर राकेल ही समझते हैं, ना कि हत्यारा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर जब तक तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने घर पर चाचा चौधरी, जितने भी शहर में कत्ल हुए हैं आधी रात को हुए हैं। इसमें जरूर कोई राज है। ठीक है, आज मैं आधी रात को डॉक्टर राकेल के घर के आसपास ही रहूंगा। रात के 12 बजते हैं। आहा, दवाई पीने का समय हो गया। दवाई पीते ही डॉक्टर राकेल में परिवर्तन आता है। खून, खून, मुझे खून चाहिए। आज चाचा चौधरी का नंबर है। खिड़की के बाहर से चाचा चौधरी यह सब देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये रहस्य है डॉक्टर का। चाचा चौधरी जरूर अपने घर में बिस्तर पर सोया होगा। बस एक ही वार में काम तमाम हो जाएगा। चाचा चौधरी के घर पहुंचने पर है, वह तो यहाँ है ही नहीं। मेरा रहस्य जानने के लिए वह जरूर मेरे क्लिनिक गया होगा। मुझे शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। वापसी पर, इधर आओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना छुरा घोंप दूंगा। है राक्षस। इंस्पेक्टर,
जमीन पर गिर पड़ता है। पिछले सारे कत्ल जरूर इसी ने किए होंगे। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। उधर चाचा चौधरी डॉक्टर राकेल के क्लिनिक में, तो ये दवाई ही उसमें परिवर्तन लाती है और वह कत्ल करता है। तभी डॉक्टर राकेल वहां आ जाता है। मेरा अनुमान ठीक था। हाँ, अब तुम अपने को बदल नहीं सकते, क्योंकि यह दवाई की शीशी मेरे पास है। अब सभी को तुम्हारे इस रूप का पता चल जाएगा। उससे पहले ही मैं तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तभी भीमसेनी लठ का एक भरपूर हाथ पड़ता है। अपने हथियार को गिरा देख डॉक्टर सीढ़ियों की ओर भागा। तभी ऊपरी सीढ़ी से अचानक उसका पैर फिसला और वह लुढ़कता हुआ नीचे चला आया। उसी समय पीछा करते हुए इंस्पेक्टर भी आ गया। मर गया यह उसके मरते ही। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मरने के बाद इसका चेहरा अपने असली रूप में आ गया है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और इंटरव्यू साबू का। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा जी देखो, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। वे टेलीविजन वाले हैं। लगता है मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं साबू। पास आने पर, हाँ तो पूछिए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं आप? माफ कीजिए, इस बार इंटरव्यू आपका नहीं साबू का लेने आए हैं। चल भाई साबू, खड़ा हो जा। आजकल तुम्हारी हमसे भी ज्यादा पूछ होने लगी है। साबू इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। तुम तो बहुत दूर खड़े हो, पास आओ। साबू अपना कदम आगे बढ़ाता है। अर्र, जरा देखकर। साबू के पैर के नीचे कैमरा पिस जाता है। हाय, मेरे कैमरे का पापड़ बन गया। माफ करना दोस्त, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा कैमरा है। और फिर इंटरव्यू शुरू होता है। हाँ तो मिस्टर साबू, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ। एक बार पृथ्वी पर आया तो चाची के हाथ के देसी घी के बने पराठे खाने को मिले। वे मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं यहीं का हो गया। साबू को अचानक एक जबरदस्त छींक आई। अरे वह कहाँ चला गया? इधर रिपोर्टर एक पेड़ पर लटका हुआ था। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी छींक से उड़ गया था। किसी तरह उसे पेड़ से नीचे उतारा गया। बड़ी मुसीबत है उसका इंटरव्यू लेना। कहीं उसे फिर से छींक आ गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। नाना, मैं ये जोखिम नहीं लूंगा। मेरा कहा मानो, चाचा चौधरी के पास जाओ। रिपोर्टर और चाचा चौधरी। चाचा जी, नौकरी का सवाल है। यदि इंटरव्यू लेता हूँ तो कहीं वो दोबारा छींक ना मार दे, जान को खतरा है। नहीं लेता तो नौकरी जाती है। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए। ठहरो, 1 मिनट। चाचा चौधरी एक यंत्र अपने हाथ में लेके आते हैं। ये लो, इसके दूसरे सिरे पर माइक्रोफोन लगा दो और दूर खड़े होकर इंटरव्यू लो। साबू का इंटरव्यू। वाह, ये बढ़िया रहा। चाचा चौधरी और तालाब में अंगूठी। एक दिन चाची ने सारे घर में झाड़ू लगाई। अर्र भगवान, हम जहाँ भी बैठते हैं तुम वही धूल उड़ाना शुरू कर देती हो। क्या झाड़ू न लगाऊं? तुम लोगों ने सारा दिन मूंगफली खा खा कर छिलके घर में बिखेर दिए हैं। झाड़ू न लगाऊं तो घर म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ेदान लगे। अरे भगवान, इतनी गर्म क्यों होती हो? चाचा चौधरी साबू को लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चल भाई साबू, कहीं बाहर चलें। चाची तुम्हारी आज काफी गर्म है।
कहीं ये एटम बम की तरह हमारे ऊपर ही ना फट पड़े। चाचा चौधरी और साबू बाहर घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में अरे ये किसके रोने की आवाज है? देवी जी, आप रो क्यों रही हैं? सुबह मैं इस तालाब में नहा रही थी कि मेरी उंगली से बहुमूल्य अंगूठी उतरकर पानी में गिर गई। उसमें लगे हीरे ही 50,000 के थे। तो रोने की क्या बात है? वह गोताखोर तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में लगे हुए हैं। देवी जी, अंगूठी नहीं मिली। सारा दिन बीत गया, अब और कोशिश करना बेकार है। लो सुन लिया। अब बताओ, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? यदि अंगूठी ना मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। ठहरो एक मिनट, तुम्हारी अंगूठी अभी मिल जाती है। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। साबू, जल्दी से तालाब का सारा पानी पी जाओ। अभी लो। साबू तालाब में उतर जाता है और पानी को पीना शुरू कर देता है। जय बजरंग बली। और साबू ने इतना पानी पिया कि तालाब ही सूख गया। वाह, कितना मीठा पानी था। तभी वो औरत दौड़ती हुई आई। हाँ, वो रही मेरी अंगूठी। चाचा चौधरी, धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद साबू का करो, जिसने सारा तालाब सुखाकर तुम्हारी अंगूठी ढूंढ दी। साबू। चाचा चौधरी और प्रोफेसर नोक-झोंक। चाचा चौधरी के पास गणित के प्रोफेसर चक्रवर्ती आए। चौधरी साहब, स्कूल में आपको गणित का विषय कैसा लगता था? मत पूछो प्रोफेसर, गणित का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। लेकिन ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े जटिल प्रश्नों को हल किया है। तभी दो युवक रोते हुए कमरे में आते हैं। चाचा जी, हमारा सब कुछ लुट गया। क्या हुआ? गणित के एक धूर्त विद्वान प्रोफेसर नोक-झोंक ने हमें झांसा देकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली है। वह एक बहुत कठिन प्रश्न हल करने को देता है। शर्त यह है कि यदि हमने सही हल ढूंढ निकाला तो वह अपनी सब धन दौलत हमें दे देगा, नहीं तो हमारी सब धन दौलत ले लेगा। चाचा चौधरी प्रोफेसर साहब से मुखातिब होते हैं। जाइए प्रोफेसर साहब, आप उसका प्रश्न हल करिए और इन बेचारों की जायदाद वापस दिलवाइए। अवश्य। चौधरी साहब, आप भी मेरे साथ आइए और देखिए मैं कैसे उसके छक्के छुड़ाता हूँ। अच्छी बात है। और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोफेसर नोक-झोंक, हम तुम्हारे प्रश्न को हल करने आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त पता है? पता है। प्रोफेसर नोक-झोंक एक बोर्ड पे लिखे कुछ अंकों की ओर इशारा करता है। ये रहा प्रश्न। इसका सही उत्तर अंत में नीचे कोने में लिख दो। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न मैं इसे हल नहीं कर सकता। मेरी सारी जायदाद के अब तुम मालिक हो। मुझे तो पहले ही पता था। है और कोई सूरमा जो इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सके? तभी चाचा चौधरी बोलते हैं, मैं हूँ। तो आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी वही शर्त रहेगी जो दूसरों के साथ थी। मंजूर है। चाचा चौधरी ब्लैक बोर्ड के अंत में उत्तर लिख देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है। कमाल है, तुमने तो सचमुच सही उत्तर लिखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर 0 है? बचपन में स्कूल में गणित के पर्चे में मुझे हमेशा 0 मिलता था, इसलिए मुझे यही याद रहा और मैंने लिख दिया। ठीक है, पर अभी तुम जीते नहीं हो। अब तुम कोई प्रश्न पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। अगर मैंने ठीक जवाब ना दिया तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी।
मेरा प्रश्न बहुत सरल और छोटा है, पर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। अरे तुम पूछो तो सही। सुनो, पिछले जन्मदिन पर मेरी उम्र 60 वर्ष की थी। अगले जन्मदिन पर मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? ये तो बहुत आसान है। अगले जन्मदिन पर तुम 61 वर्ष के हो जाओगे। गलत। अगले जन्मदिन पर मेरी उम्र 62 वर्ष की होगी। हैं? वह कैसे? क्योंकि आज मेरा 61वां जन्मदिन है। ऐं?